Uh, Good afternoon, everyone. Now, the last of the times, we just had almost concluded the basics of the law, और उसमें हमने खास तौर पे पिछली बार जो पढ़ा था वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, दैट इज प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। और प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव सिस्टम की फिलॉसफी ये थी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स का अमाउंट तो बढ़ते जाता है, पर अगर इफेक्टिव रेट बढ़ते जाता है तो उसको हम प्रोग्रेसिव सिस्टम कहते हैं। इफेक्टिव रेट कम होते जाता है तो उसको हम रिग्रेसिव सिस्टम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, ये अपन ने पिछली बार पढ़ लिया था। प्रोग्रेसिव सिस्टम होना अच्छी चीज है, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव, डायरेक्ट टैक्सेस अच्छे हैं। रिग्रेसिव होना बुरी चीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स बुरे हैं क्योंकि उनका बोझ गरीबों पे ज्यादा आता है। और अगर कोई ये कहता है कि साहब सारे इनडायरेक्ट टैक्स खत्म कर दो और सिर्फ इनकम टैक्स या कोई डायरेक्ट टैक्स लेना चालू करो, तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सरकार जो टैक्स लेना चाहती है वो बहुत बड़ा अमाउंट लेना चाहती है। और वो अगर अपन ने कल के एग्जाम्पल से देखें तो इनकम का 300-400 गुना, 300-400% वो टैक्स लेना चाहते हैं, विच इज वेरी हाई। तो अगर वो इनकम टैक्स लेना चाहें, कह दें कि 300% 400% इनकम टैक्स लगेगा, तो इट इज इम्प्रैक्टिकल। इसलिए एक अच्छे देश के लिए, एक अच्छे सिस्टम के लिए हमेशा टैक्स बेस बड़ा होना चाहिए। वी नीड टू हैव अ बिगर टैक्स बेस। टैक्स बेस मतलब नंबर ऑफ टैक्सेस ज्यादा होने चाहिए, छोटे छोटे नाम से, अलग अलग नाम से टैक्स लेना चाहिए, ताकि किसी को फील नहीं होगा। ठीक है, आप कभी इनकम टैक्स दे रहे हो, कभी जीएसटी दे रहे हो, जीएसटी भी कई जगह जहां जा रहे हो वहां थोड़ा थोड़ा दे रहे हो, कभी प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हो, कभी स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हो, तो यू डोंट फील दी पेन दैट वे। सो इसलिए उनका ये कहना है कि टैक्स अलग अलग नाम से, छोटे छोटे नाम से लेना चाहिए। इसलिए वन कंट्री वन टैक्स एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। नहीं तो वन कंट्री वन टैक्स ऐसा हो जाएगा, इनकम टैक्स दे दो 300%, विच इज इम्पॉसिबल। आज जितना टैक्स है उतना कलेक्ट करने के लिए शायद गवर्नमेंट को यही करना पड़ेगा, सो इट्स एन इम्पॉसिबिलिटी। इसलिए टैक्स बेस ज्यादा रखना एक अच्छे टैक्स सिस्टम की खासियत है, और इसलिए बहुत सारे टैक्सेस अपने देश में लेते हैं, दुनिया भर के देशों में लेते हैं, ताकि उनको ज्यादा टैक्स मिल सके। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट अपना जो बचा है, वो आखिरी पॉइंट है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है न्याय, है ना। इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, इक्वालिटी से न्याय नहीं होता है, इक्वालिटी से न्याय नहीं होता है, इक्विटी से न्याय होता है। इक्वालिटी से न्याय कैसे नहीं होता है? अब सोचो, इनकम टैक्स में अपन कह दें कि इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए मतलब सबको एक जैसा टैक्स देना चाहिए, है ना। भारत में 140 करोड़ की आबादी है, सब भारत माँ के बच्चे हैं, सबको 1-1 लाख रुपए टैक्स देना चाहिए। सरकार ने कह दिया सब 1 लाख रुपए टैक्स दो, तो हम लोग तो परेशान हो जाएंगे, हम तो स्टूडेंट है सर, हम कहाँ से 1 लाख रुपए देंगे? घर में 6 लोग हैं तो 6 लाख रुपए टैक्स देना पड़ गया। अब घर में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति कमा रहे हैं, 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और आप कह रहे हो 6 लाख रुपए साल का टैक्स दो, तो इट्स अ, कैसे देंगे साहब? हम तो इनकम से भी ज्यादा 5-6 गुना टैक्स, 3 गुना टैक्स मांग रहे हो आप। और अंबानी जी बड़े खुश हैं, उनका कहना है मैं तो 4,000 करोड़ का टैक्स दे रहा था, अब आप कह रहे हो 1 लाख रुपए साल का दे दो, क्योंकि हमको सब बराबर हैं, सबको एक जितना टैक्स देना चाहिए। तो अंबानी जी का कहना है अगले 100 साल का पूरे परिवार का टैक्स ले जाओ, दिखना मत 100 साल तक, क्योंकि हमारा क्या जा रहा है, हम तो इतना टैक्स दे रहे थे, 1 लाख रुपए में क्या होना है? 1 लाख रुपए इंटू 100, मतलब 1 करोड़ रुपए, और 5-6 घर में लोग हैं तो ले लो 5-6 करोड़ रुपए इंस्टेड ऑफ 4,000 करोड़। तो इक्विटी इक्वालिटी से नहीं आती है, इक्वालिटी से तो कई बार अन्याय हो जाता है, सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करने से अन्याय हो जाता है, कोई कम है कोई ज्यादा है नेचुरली। तो अपने को बैलेंस तब हो पाएगा जब किसी से ज्यादा लोगे, किसी से कम लोगे, देन देर इज अ बैलेंस, एंड दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ इक्विटी। अब इक्विटी के दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है वर्टिकल इक्विटी,
वर्टिकल इक्विटी और एक होता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी के सिद्धांत को हम कुछ ऐसे लिखते हैं, वर्टिकल इक्विटी मींस unequals are treated unequally, unequals are treated unequally, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी को हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स आर टू बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ठीक है। दैट इज द प्रिंसिपल। हम इसको दोनों को समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल ये होता है, ठीक है। वर्टिकल इक्विटी मींस unequals should be treated unequally and horizontal equity means equal should be treated equally। उल्टा कहने में उल्टा भी कह सकते हैं, वर्टिकल इक्विटी मतलब unequals should not be treated equally, they should be treated unequally, they should not be treated equally। और हॉरिजॉन्टल इक्विटी में equals should not be treated unequally, they should be treated इक्वली, है ना। कहने में ऐसा भी कह सकते हैं। अब पहले मैं आपको वर्टिकल इक्विटी का प्रिंसिपल बताता हूं। टैक्स लॉ जब लिखा जाता है तो लॉ मेकर्स को ये इक्विटी को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। तो वर्टिकल इक्विटी को ध्यान में रखना चाहिए। अब हो क्या रहा है यहां पर कि जो लोग फाइनेंशियली अनइक्वली प्लेस्ड है उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, दे शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया कि अंबानी जी और अपना इनकम टैक्स एक जितना नहीं होना चाहिए क्योंकि दे आर प्लेस्ड अनइक्वली। एक व्यक्ति साल का 20 लाख रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति साल का 8 लाख रुपए कमा रहा है। अब आप ये कह दो कि 20 लाख रुपए वाले को भी 3 लाख रुपए टैक्स देना है और 8 लाख रुपए वाले को भी 3 लाख रुपए टैक्स देना है, तो दैट विल बी अगेंस्ट इक्विटी। उससे इक्विटी अचीव नहीं होगी। इक्विटी अचीव करने के लिए दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि 20 लाख रुपए वाले को 3 लाख रुपए देने चाहिए तो 8 लाख रुपए वाले से कुछ कम अमाउंट लेना चाहिए, से 50,000 रुपए लेने चाहिए, सो दैट दे आर एट इक्विटी, उनके साथ न्याय हो सके। ये सिद्धांत है वर्टिकल इक्विटी का। वर्टिकली जो अलग अलग हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। जो 20 लाख रुपए साल का कमा रहा है, जो 8 लाख रुपए साल का कमा रहा है, दोनों अनइक्वल हैं, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, दे शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली, ठीक है। अब आता है दैट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वैसे एक चीज कह देता हूं मैं इन द मीन टाइम, इनकम टैक्स लॉ वर्टिकल इक्विटी को अचीव करता है, क्योंकि जो अपन कल स्लैब सिस्टम की बात कर रहे थे उसको जब आप देखोगे तो इट अचीव्स दी वर्टिकल इक्विटी। यहाँ पे जो ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा रेट पे ज्यादा अमाउंट टैक्स लेते हैं, जो कम कमा रहा है उससे कम रेट पे कम अमाउंट टैक्स लेते हैं। तो वर्टिकल इक्विटी इज अचीव्ड। वर्टिकल इक्विटी इज ऑल्सो अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। इट इज लाइक अ प्रोग्रेसिव सिस्टम कि ज्यादा कमाने वाले से ज्यादा रेट पे ज्यादा अमाउंट का टैक्स लिया जाए। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विटी की। हॉरिजॉन्टल इक्विटी ये कहता है कि जो लोग इक्वली प्लेस्ड है उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए, उनके साथ अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति जॉब करके अगर साल के 15 लाख रुपए कमा रहा है और उसको 3 लाख रुपए का टैक्स बनता है, तो जो व्यक्ति बिजनेस करके साल के 15 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी 3 लाख रुपए का टैक्स बनना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली दे आर प्लेस्ड इक्वली, so they should be treated equally, equals should be treated equally। अब जो व्यक्ति खेती करके 15 लाख रुपए कमा रहा है उसको भी 3 लाख रुपए टैक्स लगना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी का रूल है कि एक जैसा जो कमा रहे हैं
उनके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो अगर कोई बिजनेस करके 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, उससे आप 3 लाख रुपए टैक्स मांग रहे हो। जॉब करके 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, उससे आप 3 लाख रुपए मांग रहे हो। तो खेती करके जो 15 लाख रुपए कमा रहा है, वो भी मेहनत कर रहा है, उससे भी 3 लाख रुपए मांगने चाहिए। ये रूल है हॉरिजॉन्टल इक्विटी का। पर गवर्नमेंट कई बार हॉरिजॉन्टल इक्विटी को सैक्रिफाइस करती है। वो कहती है किसानों से हम नहीं लेंगे 3 लाख रुपए। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट इसको एनकरेज करना चाहती है। टैक्स का एक ऑब्जेक्टिव ये भी तो होता है कि सरकार अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को टैक्स के जरिए इंप्लीमेंट करती है। रिफॉर्म्स, दैट इज द वर्ड आई सेड 2 days बैक, राइट, सम डेज बैक। तो रिफॉर्म, सरकार चाहती है रिफॉर्म करना, वो चाहती है कुछ चीजों को एनकरेज करना, और टैक्स को उसका जरिया बनाती है। तो कई बार सरकार हॉरिजॉन्टल इक्विटी को सैक्रिफाइस करती है, और वो जो है वो इस तरीके से इंसेंटिव्स देती है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में कई बार एक डिससैटिस्फैक्शन होता है। इकोनॉमी में एक डिससैटिस्फैक्शन होता है। कैसा डिससैटिस्फैक्शन होता है? व्यापारी कहता है साहब मैं भी तो सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, तैयार होता हूँ, अपना हथियार लेके ऑफिस चले जाता हूँ, मेरे हथियार लैपटॉप मोबाइल जो भी है वो लेके मैं पहुंच जाता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, 100 तरह की तकलीफों से जूझता हूँ। मेरा बिजनेस भी डिपेंडेंट है कई चीजों पे। किसान का अगर मॉनसून पे डिपेंडेंट है, तो मेरा भी तो 100 चीजों पे डिपेंडेंट है। और वो सब करते हुए बड़ी मुश्किल से मैं 15 लाख रुपए कमाता हूँ। हमसे तो आप इनकम टैक्स मांगते हो। और किसान है, वो तो उसने बीज बो दिए खेत में, और वहां खाट लगा के सो गया, आसमान को देख रहा है, बादल बनेंगे, पारी गिरेगा, फसल उग जाएगी, और वो काट लेगा। वो मजे से रह रहा है, वही तो कमा रहे हैं जीवन में, उनसे आप टैक्स नहीं मांग रहे हो। ये तो अन्याय है। कई बार लोगों को इस तरीके से एक डिससैटिस्फैक्शन होता है। बट गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव से चलती है। टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव, दे समटाइम्स सैक्रिफाइस हॉरिजॉन्टल इक्विटी। but the principle of horizontal equity is equals should be treated equally. That is the principle. Yes, please. हाँ, मतलब आपका कहना है कि कई किसान होंगे जिनके पास 1000 एकड़ जमीन होगी, और वो मैकेनाइज्ड फार्मिंग कर रहे होंगे, साल के 50-100 करोड़ रुपए कमा रहे होंगे, पर सरकार सबको एग्जम्प्ट कर रही है आज के दिन। और मैं ये कहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं है कि वो एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कर सके। अगर सरकार लिख दे, इनकम टैक्स में लिख दे मोदी जी कि इनकम टैक्स लगेगा किसानों पे जो 1 करोड़ से ऊपर इनकम कमा रहा है, ऐसे फॉर एग्जांपल, उस पर इनकम टैक्स लगेगा, अगर वो लिख दे, तो वो असंविधानिक होगा ना। कि संविधान में लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा ले, योगी जी लगा ले, ठीक है, मोहन जी लगा ले, ठीक है, तो वो लगा ले, ठीक है। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट लेवी द टैक्स ऑन द एग्रीकल्चरल इनकम, स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर, वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। एग्रीकल्चर इनकम का बेटा एक चैप्टर है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले कहा था कि अब जो भी बात आएगी मैं कहूंगा बेटा उसका एक चैप्टर है। तो एग्रीकल्चर इनकम का एक चैप्टर है, उसमें हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, और उस पे एग्जम्प्ट होने के बाद भी टैक्स कैसे लगता है कुछ चीजों पे, वो सब अपन बात करेंगे, उसका चैप्टर है। होते हैं, कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, चैप्टर है, अपन पढ़ेंगे, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, अलग से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। बिल्कुल। और कोई ऑनलाइन भी कोई पूछना चाहते हैं? पिछले 2-3 दिन से शायद कुछ लोग पूछ रहे थे। आई थिंक आई जस्ट वांटेड कि एक बार मेरा पूरा डिस्कशन हो जाए, फिर अपन स्टार्ट करें। हाँ जी, ऑफलाइन, यस यू हैव। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा हाँ बात हुई, हाँ जी। मतलब वो गेहूं उगा रहा है खेत में, और उसने गेहूं पे बढ़िया लिख दिया एमपी के ब्रांडेड दिस कैटेगरी ऑफ गेहूं है, ऑर्गेनिक गेहूं है, और वो 100 रुपए 500 रुपए केजी बेच रहा है। 30 रुपए के गेहूं को सिर्फ पैकेजिंग करके, और हो सकता है अच्छी ग्रेडिंग करा के, वो 500 रुपए केजी बेच रहा है, पर खेती की इनकम हुई ना ये तो, एकदम।
एग्जाम पैकिंग करके बेचना, क्या वो एग्जम्प्ट होगा, ऐसा आपका क्वेश्चन है, उस पर तो टैक्स लगेगा। अपन पढ़ेंगे, उसका चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। मैं शायद वहां बताऊंगा कि ये सब पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर ही हो जाएगा और एग्जम्प्ट हो जाएगा। हाँ, गेहूं को आटा बना के बेच रहा है वो, और ऊपर लिख रहा है गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, आशीर्वाद एक्सेट्रा, तो फिर आटा बनाना एक प्रोसेस हो जाएगा, वो अलग है। पर गेहूं ही बेच रहा है अगर वो इन इट्स फॉर्म, अपन पढ़ेंगे उसको, उसका चैप्टर है एज सच। मैं आई राइट नाउ आई कैन नॉट से इट इन मच डिटेल, उसका डिस्कशन अलग है। देखो अपने पास एक अलमारी है, उस अलमारी में बहुत सारी किताबें रखी है, तो एक किताब के ऊपर लिखा है एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन। वो किताब अभी अपन ने खोली नहीं है, जिस दिन खोलेंगे उसकी पूरी बात करेंगे। आज अपन जस्ट इक्विटी पढ़ रहे हैं, वो किताब अपने सामने है। उसमें अपन ने बात की कि हाँ, इक्विटी का सिद्धांत ये है, और एग्रीकल्चर इनकम को जैसे एग्जम्प्ट किया, तो समटाइम्स दे कॉम्प्रोमाइज दी इक्विटी। अपन ने इतनी बात की। बाकी ये जरूर पढ़ेंगे अपन कि खेती क्या है, खेती की इनकम क्या है, वो एग्जम्प्ट होती है क्या, कितनी एग्जम्प्ट होती है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरी कहानी उसकी अपन पढ़ेंगे। वो अलग किताब है, अलग है ना। मेरा कहना है 100 नंबर का उसका अलग सब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्सेशन। तब वो उतना डिटेल अपन कुछ तो पढ़ेंगे पर डेफिनेटली। यस, एनीथिंग एल्स ऑन द बेसिक्स, whatsoever on the basics whatever। देखो इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, देयर इज अ रूम ऑफ थॉट, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल क्वेरी, क्योंकि हर चीज पॉसिबल है यहाँ, हर बातें की जा सकती है। तो आपके कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइप की, इट्स ओपन, इट्स एन ओपन फील्ड। यस, कल जो स्लैब सिस्टम की बात हुई, रेट्स अपन ने सिर्फ टेंटेटिव पढ़े, एक्चुअल रेट आप पढ़ोगे 15 दिन, है ना। आप हो सकता है घर जाके आपने सर्च किया हो तो उसमें कुछ चेंज आपने पढ़े हो। मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर कहता हूं कि वो सिर्फ अपन प्रोग्रेसिव सिस्टम समझने के लिए वो रेट को देख रहे थे। एक्चुअल वो टैक्स नहीं है जो बनेगा, एक्चुअल टैक्स कैलकुलेशन आप अलग से 15 दिन पढ़ोगे। एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और कैसा अप्रोच रहती है पढ़ते टाइम। देखो बेटा, अपना सब्जेक्ट सबसे पहले समझो थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है। इनकम टैक्स इज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, 90% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 50 नंबर में से क्वेश्चन पेपर आएगा, वैसे 50 का नहीं आता है क्वेश्चन पेपर, 60 नंबर का आएगा, है ना, ऑप्शंस रहते ना। तो 60 नंबर में से आप मान के चलो कि आपको जो ओवरऑल सेटअप रहेगा उसमें से 45 नंबर कि आपको प्रैक्टिकल करने और 5 नंबर के थ्योरी करनी है, मोटा मोटा। एक दो नंबर इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है ऐसा, अपन पास्ट हिस्ट्री के बेसिस पे बात कर रहे हैं। अपना सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे क्लास में, मी एंड सागर सर, और वो करने हैं आपको। थ्योरी पर आपको उसके लिए बहुत सारी पढ़नी पड़ेगी। अपना एक ऐसा विचित्र सब्जेक्ट है जिसमें अपनी क्लास भले सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हो, प्लस पर क्लासरूम का जो टाइम है उसमें मेजर टाइम अपना थ्योरी पढ़ने में जाएगा। क्योंकि जब तक आपको उसका अंडरलाइंग लॉ नहीं पता चलेगा, लॉ ही नहीं पता चलेगा, तो प्रैक्टिकल कैसे करोगे। और लॉ इतना सारा है, तो अपने को बहुत सारा लॉ पढ़ने में बहुत सारा समय जाएगा। और प्रैक्टिकल भी अपन करीबन 450-500 प्रैक्टिकल अपन क्लास में करते हैं, तो वो अपन करेंगे। ठीक है, विच इज आई थिंक मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी अपन कर लेंगे विच विल कवर ऑल दी सिचुएशंस। पर हाँ, क्लासरूम में डिस्कशन में अभी भी देखो अपन 4 एक लेक्चर हो गए, आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल तो कराया ही नहीं, जब एग्जाम में प्रैक्टिकल आना है तो मैं कैसे करूं। मैं बोल दूं इनकम टैक्स निकालो, अभी कैसे निकालोगे जब तक आपको उसका रेट नहीं पता है, उसका सिस्टम नहीं पता है। तो आई विल बी एंड सागर सर विल बी टेलिंग यू ऑल दिस। उसके बाद जो है, वंस वी गो इनटू ऑल दिस, तब आप प्रैक्टिकल कर पाओगे उसके। तो अपना मेजर डिस्कशन थ्योरी है, करना अपने को प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिस बहुत सारी प्रैक्टिकल की भी अपन करेंगे। तो ऐसा पेपर आता है, ये अप्रोच रखनी चाहिए। ठीक है, रटना पड़ेगा बहुत सारा, ये बात याद रख लो, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपने सब्जेक्ट में मात्र 2000 बातें हैं, सिर्फ 2000 बातें जो आपको रटनी है।
ज्यादा बातें नहीं है, ठीक है ना। अकाउंट्स वगैरह वो सब्जेक्ट होते हैं जहां पे आप एक बात पढ़ते हो और उसके ऊपर 10 प्रैक्टिकल करते हो। इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 10 बात पढ़ोगे, उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करोगे, और जब प्रैक्टिकल करोगे तो मैं कहूंगा ये 11वीं बात भी याद रख लेना। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद अवर सब्जेक्ट कि यहाँ पे बातें बहुत सारी है करने की, एंड दैट मेक्स द सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड। उस समय जब क्वेश्चन करते हो तो ये क्लिक नहीं होता है कि कौन सी बात यहाँ पर अप्लाई होगी, बट दैट इज द लॉ। इनकम टैक्स जो नाम है टैक्स, टैक्स इज अ ग्रीक वर्ड, टैक्स इज अ ग्रीक वर्ड, और टैक्स का मतलब होता है डिस्कंफर्ट। अपने सब्जेक्ट का नाम है डिस्कंफर्ट, ठीक है। 100 नंबर का डिस्कंफर्ट नाम का सब्जेक्ट है अपना। तो ये कंफर्टेबल सब्जेक्ट नहीं है, मजे से नहीं, ये इसमें मेहनत बहुत है, बातें बहुत याद रखनी है, लॉ बहुत सारा इन्वॉल्व है, कंफ्यूजन बहुत सारा है, ठीक है। हम आपको बोलेंगे ऐसा होगा, फिर कह देंगे नहीं नहीं हावेवर ऐसा हो गया तो कुछ और होगा, फिर उसका हावेवर कह देंगे, हावेवर का हावेवर, कि वैसा हो गया तो फिर वैसा कर लेना, फिर हावेवर के हावेवर का फिर हावेवर, and then you will be confused. But this is our subject, that is the complication we all have to face, and that is the fun of it. उसका मजा ही ये है कि ये उसका थीम है, यही कॉम्प्लिकेशन अलग ही थीम पे चलता है। तो ये बेटा ये बात है, ठीक है। जैसे कोई अमेंडमेंट डिलीट हो गई, अमेंडमेंट आया था डिलीट हो गया, कुछ आया चेंजेस आए, तो उनकी प्लेस पे कोई दूसरी अमेंडमेंट आ सकती है क्या? आ सकती है। पुराने प्रोविजन रिप्लेस हो जाते हैं नए प्रोविजन से। अपना अटेम्प्ट है देखो नवंबर 2024, और इस अटेम्प्ट में जो लॉ है इन सब्सटेंस वो डिफाइंड हो चुका है, वो आपको बताया जाएगा। आपके कोर्स का जो असेसमेंट ईयर है, इनकम टैक्स चलता है ईयर वाइज, तो आपका जो कोर्स का असेसमेंट ईयर है उसका लॉ पिछले बजट में आ चुका है ना। 2023 में जो बजट आया था उसमें लॉ आ चुका है। 1 फरवरी को कंफ्यूज मत हो जाना, आपका जो 1 फरवरी वाला बजट है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ ऐसी ऐसी देख सकते हो फॉर जस्ट नॉलेज पर्पसेस, फॉर अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग द बजट। बट आपके अटेम्प्ट का जो लॉ है वो है असेसमेंट ईयर 24-25, जिसका सब्सटेंशियली लॉ आ चुका है 23 में। छोटे मोटे एक दो चेंजेस आएंगे, वो सर्कुलर्स आते रहते हैं उसके जरिए आएंगे। 30 अप्रैल तक के जो भी सर्कुलर्स आएंगे, वी विल बी कवरिंग दैट इन अवर डिस्कशन। आपको पता होगा हर अटेम्प्ट में आरटीपी आती है, तो आरटीपी में वो आ जाते हैं, वी विल बी कवरिंग दैट। तो कोई मेजर नहीं होता, वो एक दो छोटे मोटे चेंजेस हैं, उसके लिए आप डेफर नहीं कर सकते कि अगस्त में आरटीपी आएगी और ये 2 लाइन पढ़नी रह गई थी, ठीक है। तो आप 200 पेज नहीं छोड़ सकते उसके लिए फॉर दैट टाइम, तो उतना सा चेंज आएगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर क्लियर, आपको प्रिंटेड नोट्स हम दे देंगे फॉर योर अटेम्प्ट, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 माइनर चेंजेस, रेस्ट एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो बिल्कुल अमेंडमेंट्स आते रहते हैं। इनकम टैक्स ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, हर रोज कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, आपके लिए रेलेवेंट बहुत कम होते हैं। इंटर इज एन इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स, तो आपके लिए बहुत कम होते हैं, और उसमें भी जो आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स आपको प्रिंटेड, आई डोंट नो इफ समबडी हैज गॉट इट, ऐसे प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे। दिस इज अ जस्ट अ फ्रेमवर्क ऑफ द नोट्स यू विल हैव, ठीक है। कलर्ड नोट्स रहेंगे समथिंग लाइक दिस, तो इस तरह के रहेंगे, ठीक है। चलो जी, है ना। तो आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लोगों का कॉमन क्वेश्चन था कि साहब कितना लिखना पड़ेगा, कितनी बड़ी कॉपी बनानी है, कितने पेज की, ये क्वेश्चन था। तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपको कॉपी बनानी है, एक कॉपी जरूर बनानी है। उसमें आपको रेगुलर जो क्लास में चल रहा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 चीज लिखने की जरूरत है। एक है जो क्लास में एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे, वो एग्जाम्पल लिख लो, क्योंकि चीजें हमें एग्जाम्पल के जरिए याद होती हैं, तो वो लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। कोई सिचुएशन को लेके हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी इच्छा, वो चाहो तो लिख सकते हो। प्रिंटेड नोट में बाकी सब कुछ लिखा है, पूरे के पूरे वैसे के वैसे वापस नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इतना समय नहीं है आपके पास। तो आप सिर्फ लिमिटेड एग्जाम्पल लिख सकते हो, प्लस जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, एज आई सेड 450-500 क्वेश्चन करेंगे। फॉर दैट यू वुड नीड अ कॉपी, एक एक सिंगल कॉपी में सारे सॉल्यूशंस रहे, तो वो कॉपी आप एक क्रिएट कर लो। सिंगल कॉपी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक जगह आप क्वेश्चंस करोगे और एक जगह एग्जाम्पल्स लिखोगे,
ठीक है, दैट इज द थिंग यू हैव टू राइट। अब के बाद ही वो रेलेवेंट है, अभी तक तो कुछ अपन ने कंटेंटफुल पढ़ा, पर वो एग्जाम के लिए हो सकता है एक आध एमसीक्यू आ जाए उसके ऊपर, दैट इज द मैक्सिमम थिंग विच कैन कम आउट ऑफ इट। ठीक है, तो नाउ लेट अस स्टार्ट फाइनली विद द इनकम टैक्स। अभी आज चालू कर ही देते हैं इनकम टैक्स, बहुत हो गया कि सर वो बेसिक्स पढ़ते रह रहे हैं अभी, तो आज इनकम टैक्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 1, यू नो इनकम टैक्स है सेक्शंस, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ऐसे सेक्शंस हैं। तो इनकम टैक्स का सेक्शन 1 क्या कहता है, मैं लिख रहा हूं, आप चाहो तो उसको समझ सकते हो, लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। अगेन आपको लिखना है फ्रॉम सेक्शन 4, सेक्शन 4 के बाद से आप लिख सकते हो, अच्छा रहेगा। या अगर आप नोट्स ले लोगे तो नोट्स में भी वो लिखा है, वहां से भी देख सकते हो। नोट्स must be available, they are available as such. I don't know how they are issuing the academy, probably after registration they must be issuing, I am not sure। ठीक है, हो गया, पर अभी नहीं दिए नोट्स, चलो मिल जाएंगे, 1 2 4 दिन में मिल जाएंगे। हो सकता है वो सारे नोट्स कंपाइल करके एक साथ दे रहे हो, पॉसिबल है ना, तो 1 2 4 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो सेक्शन 1, लेट अस स्टार्ट विद द कंटेंट, फोकस ऑन द कंटेंट। सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इसका नाम है शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। किसी भी एक्ट के सेक्शन 1 में 3 चीजें होती, एक होता है ये एक्ट कब से लागू हो, ठीक है, दूसरा होता है इस एक्ट का नाम क्या है, और तीसरा होता है इस एक्ट का स्कोप। स्कोप, सेक्शन 1 में 3 सब सेक्शंस है ना, सेक्शन हमेशा नंबर होता है, आपको पता होगा, सेक्शन 1 2 3, फिर उसके बाद होता है सब सेक्शन, वो भी नंबर होता है 1 2 3, उसके बाद होता है क्लॉज, वो होता है ABC, फिर होता है सब क्लॉज, वो होते हैं रोमन नंबर 1 2 3 रोमन, उसके बाद होते हैं आइटम, वो होते हैं ABC, फिर होते हैं सब आइटम, वो होते हैं रोमन नंबर 1 2 3। तो लॉ में ये 6 चीजें होते हैं, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, आइटम, सब आइटम। ठीक है, अब जैसे ये नंबर होता है, हालांकि नंबर में 3A 3B चल जाता है, जैसा अपन की बात हुई थी कि बीच में सेक्शंस इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ही करते हैं ना, 3A 3AA 3AB AC, ऐसे सब सेक्शन में भी हो सकता है, सब सेक्शन 5 5A 5B 5C, क्लॉजेस में भी हो सकता है AA AB AC, तो ऐसा हो सकता है हर जगह, सब क्लॉजेस में भी हो सकता है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 सेज दिस act shall be called as the income tax act 1961। तो इस एक्ट का नाम लिखा है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1961। सब सेक्शन 2, इट शैल अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। एक्ट आया था 1961 में, एक्ट आया था 1961 में, और उसको लागू किया गया अगले साल से 1 अप्रैल 1962 से। आज तो ये लागू होता है, इसलिए चिंता की बात नहीं है, ठीक है, टुडे इट अप्लाइज। तीसरा, इट शैल अप्लाई टू दी होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर शुरू से लिखा है यहां, मतलब ऑब्वियसली लिखा है इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को कभी यहां एक्सक्लूड किया ही नहीं था, है ना, जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स हमेशा से लगता है। देखो इनकम टैक्स का लॉ बहुत अलग विचारधारा से चलता है, उनकी विचारधारा एक है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे,
ये विचारधारा है। मतलब क्या जम्मू कश्मीर में इनकम टैक्स ही नहीं लगेगा तो सब लोग चले जाएंगे जम्मू कश्मीर, वहां इनकम कमाएंगे। हमने कहा यहाँ क्या मतलब है, कश्मीर में रहेंगे अपन, क्योंकि वहां तो इनकम टैक्स ही नहीं लगता है, तो मजे से रहो, इनकम कमाओ, जीवन का क्या भरोसा, यहाँ भी नहीं है वहां भी नहीं है। सो देयर फॉर दैट रीजन अपन तो वहीं रहेंगे, वहीं इनकम कमाएंगे। सोच सकते हैं लोग। सरकार ने कहा नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में जाते हो, इनकम कमाते हो, इनकम टैक्स लगेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, शुरू से। बाकी कई जगह लॉ में लिखा रहता था एक्सक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हालांकि अब वो आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट एक्सेट्रा, तो वो सब आपको पता है, आर्टिकल 370 अबॉलिशन, तो वो ऑन दैट बैकग्राउंड अभी जम्मू कश्मीर में एक कॉमन लॉ ही लगता है जो इंडिया में लगता है, तो वो यू आर अवेयर ऑफ इट। बाकी यहाँ तो शुरू से ऐसा दिया, इट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में इनकम टैक्स लगेगा कहीं भी रहो आप। ठीक है, ये है सेक्शन 1। अब इसके बाद आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या होता है किसी भी एक्ट का, डेफिनेशंस होती हैं सेक्शन 2 में। तो जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था ना फाउंडेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने पढ़ी होंगी डेफिनेशन, स्टार्टिंग वहीं से करते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 2H, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ, और फिर धीरे धीरे चीजों को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जनरली जब आप लॉ पढ़ते हो कोई भी, तो पहले आपको पढ़ाई जाती है डेफिनेशंस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ाई गई व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज एग्रीमेंट, है ना, वो सब चीजें पढ़ाई गई। इसी प्रकार से सेल ऑफ गुड्स में हो सकता है आपको गुड्स की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ये सब पढ़ाई गई होंगी। इनकम टैक्स में भी सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन है। इनकम टैक्स में सेक्शन 2 में ऐसा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1A बीच में आ गया, फिर 1B भी आ गया, फिर 3, 4, 5, 48, 49, 50, बहुत सारी डेफिनेशंस है, करीब करीब 80-100 डेफिनेशंस है जो आज रेलेवेंट है, जिनको पढ़ा जाना चाहिए। अब अगर हम ये कह दें कि डेफिनेशन पढ़ लो फिर अपन इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो 1.5-2 महीने डेफिनेशन पढ़ने में लग जाएंगे, तो ऑब्वियसली इतना समय तो संभव नहीं है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हमारे कोर्स में इंटर में 80-100 सारी डेफिनेशंस नहीं है, हमारे कोर्स में है 20-25 डेफिनेशंस। ये 20-25 डेफिनेशंस नीड बेसिस पे अपन पढ़ेंगे। जब भी कोई शब्द आएगा उसको हम डिफाइन करेंगे। जैसे हम कहेंगे इनकम टैक्स लगता है इनकम पे, तो इनकम क्या होती है सेक्शन 2 में डिफाइंड है, तब अपन पढ़ लेंगे। इनकम टैक्स लगता है पर्सन्स पे, तो पर्सन कौन होता है उसको अपन डिफाइन कर लेंगे। तो दैट इज द वे वी विल बी अप्रोचिंग, इंस्टेड ऑफ डूइंग द डेफिनेशंस एज सच, शुरू में पढ़ लें उसको, अपन उसको नीड बेसिस पे पढ़ते जाएंगे, ऐसा अपनी अप्रोच रखेंगे। 20-25 डेफिनेशंस पूरे सिलेबस में करीब करीब अपने को पढ़नी रहेगी। एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं, डेफिनेशन सेक्शन जो होता है किसी भी एक्ट में, वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है। डेफिनेशन सेक्शन हमेशा एक डिक्शनरी जैसा होता है। तो सेक्शन 2(1) में अगर एडवांस टैक्स की डेफिनेशन है, 2(1)A में एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन है, 2(1)B में अमालगमेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो इट्स अ डेफिनेशन। कंपनी की डेफिनेशन बाद में आएगी, डीमर्जर की डेफिनेशन और बाद में आएगी, पर्सन की, मतलब जैसे डिक्शनरी देखते हो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कभी भी आपको डेफिनेशन देखनी है तो ऐसा नहीं करना पड़ता कि सेक्शन 2 का एक एक पॉइंट देखो, आप सीधे उसको अल्फाबेटिकली जाके वहां ढूंढ सकते हो कि उस जगह पर डेफिनेशन है कि नहीं, कोई भी लॉ हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम टैक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिस्टम ऑफ लॉ। इनकम टैक्स तो एक छोटा सा सब्जेक्ट है लॉ का, लॉ तो बहुत बड़ी फील्ड है, उस फील्ड में छोटा सा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। तो आप अगर लॉ पढ़ना सीख गए तो इनकम टैक्स तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, यू कैन इजीली डू इट। तो आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, हम लोग, मैं, मी एंड सागर सर ऐसी बातें बताएंगे जो आपको लॉ सिखाएगा। इनकम टैक्स के साथ साथ हमको लॉ पढ़ना भी आना चाहिए, जैसे सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, ये मैंने बताया। एक ये बता रहा हूं कि नॉमनक्लेचर कैसा होता है, हमेशा सिस्टम जो होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है, कोई भी डेफिनेशन सेक्शन हो। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट में भी कुछ डेफिनेशन दी हुई है, एक ही डेफिनेशन है। इनकम टैक्स का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो सेक्शन 2 में वो सारी डेफिनेशन नहीं लिख पाए,
तो उन्होंने एक डेफिनेशन सेक्शन 3 में अलग से लिखी है। कुछ होता है प्रीवियस ईयर करके, जो भी होता है उसकी डेफिनेशन उन्होंने सेक्शन 3 में लिखी है। सेक्शन 3 इज द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, डेफिनेशन ऑफ प्रीवियस ईयर। अब उसके बाद चालू होता है रियल इनकम टैक्स फ्रॉम सेक्शन 4। ये है वो पॉइंट जहां से आप इनकम टैक्स पढ़ना चालू करोगे। सेक्शन 4 को हम कहते हैं चार्ज, चार्जिंग सेक्शन। क्योंकि अपन जीवन में टैक्स लॉ शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी टैक्स लॉ में 3 चीजें होती है। एक होता है चार्ज, दूसरा होता है कंप्यूटेशन, और तीसरा होता है प्रोसीजर्स। कोई भी टैक्स लॉ पढ़ लो आप, इसमें 3 बातें होती है। चार्ज का मतलब होता है टैक्स कब लगेगा, ये वाला टैक्स कब लगेगा। जैसे इनकम टैक्स में शायद ये लिखा होगा कि अगर कोई इनकम कमाता है तो इनकम टैक्स लगेगा। जीएसटी में शायद ये लिखा होगा कि अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है, सप्लाई करता है, तो जीएसटी लगेगा। कस्टम कस्टम लॉ, कस्टम ड्यूटी, उसमें शायद ये लिखा होगा कस्टम्स एक्ट में कि अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो कस्टम ड्यूटी लगेगा, है ना। ऐसा हर लॉ में लिखा होगा सेक्शन 1 जिसमें लिखा होगा कि ये वाला टैक्स कब लगेगा, चार्ज, है ना। सब पे नहीं लगता है, ये टैक्स तब लगता है जब आप इस प्रोविजन में हिट होते हो, आप इस प्रोविजन में कवर होते हो। तो हर लॉ का, हर टैक्स लॉ का एक प्रोविजन होता है चार्ज, चार्जिंग सेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कवर ही नहीं होते हो तो आपको वो वाला टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा होता है कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन में 2 वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है वैल्यू और दूसरा होता है रेट। जैसे इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लगेगा इनकम पे, इनकम मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट पे टैक्स होता है इनकम टैक्स। तो वैल्यू मतलब इनकम, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, बात होगी। अपने सिलेबस का मेजर हिस्सा यही है कि इनकम टैक्स किस वैल्यू पे लगेगा, प्रॉफिट कैलकुलेशन। हम लोग इनकम को इनकम टैक्स में कहते हैं टोटल इनकम, हमारा जो शब्द है वो है टोटल इनकम। इनकम कह लो, टोटल इनकम कह लो, बट द करेक्ट वर्ड इज टोटल इनकम। हमारा इनकम टैक्स लगता है टोटल इनकम पे, और टोटल इनकम पूरी थोड़ी देनी होती है। टोटल इनकम पे एक रेट पे टैक्स लगता है, स्लैब रेट, वॉटेवर रेट, है ना। तो एक रेट। जीएसटी लगता है टर्नओवर पे। तो टर्नओवर क्या होता है, मान लो मैंने गुड्स बेचे, गुड्स के साथ पैकिंग चार्जेस भी लिए, फ्रेड भी लिया, तो टर्नओवर क्या, गुड्स 1 लाख रुपए के प्लस पैकिंग चार्जेस 2000 प्लस फ्रेड 3000। तो 1 लाख या 1,02,000 या 1,05,000 या 1,03,000, व्हाट इज माय टर्नओवर। जीएसटी के लॉ में लिखा होगा किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, अपन नहीं पढ़ रहे हैं उसको, जीएसटी का लॉ है उसमें लिखा होगा किस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। और रेट 5%, 12%, 18%, किस रेट पे जीएसटी लगेगा। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट किया अपन ने, मान लो फॉरेन से कैमरा खरीद के लाए, तो कस्टम ड्यूटी लगेगा इंपोर्ट पे। तो किस वैल्यू, उसकी कैमरे की वैल्यू क्या लोगे। इंडिया में वो कैमरा मिलता है 1 लाख रुपए का, दुबई से लाए, दुबई में मिलता है 40,000 का, तो 40,000 लोगे 1 लाख लोगे। क्वेश्चन है, उसका जवाब अपन नहीं दे रहे, जवाब होगा कस्टम लॉ में। फिर 1 लाख मान लो वैल्यू है, तो 1 लाख पे किस रेट पे टैक्स लगेगा, ठीक है। 35%, 15%, वो कस्टम में लिखा होगा कि कैमरा इंपोर्ट पे ये रेट लगेगा। सो दिस इज 2 वेरिएबल्स, वैल्यू एंड रेट। और फिर आखिरी चीज आती है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में जैसे हिसाब देना, क्योंकि टैक्स का लॉ है तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने इतना कमाया, इतना टैक्स बनता है, या मेरा टर्नओवर इतना, उस पर इतना टैक्स बनता है जीएसटी में। फिर उसके बाद टैक्स भरना, इनकम टैक्स भरने के तरीके होते हैं, जैसे एडवांस टैक्स, टीडीएस, सुने होंगे शब्द आपने ऐसे। तो ऐसा टैक्स भरना, कब, कैसे, किसको क्या टैक्स भरना है। फिर आपने जो हिसाब हुआ, इनकम टैक्स वाले उसको चेक करते हैं, असेसमेंट कहते हैं उसको। वो आपने दे दिया वो सही थोड़ी है, आप तो झूठ ही बोल रहे हो। तभी बताओगे ना इनकम आप अपनी, वो बताएंगे आपकी सही इनकम क्या है। तो वो लोग उस हिसाब को चेक करते हैं, असेसमेंट।
तो ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी चीजें होती है। टैक्स की चोरी करने पे क्या हो जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी। सबका एक एक चैप्टर है, 55 चैप्टर है इनकम टैक्स में, जो सीए फाइनल में है ना। इंटर में भी 21 है, 20-21 चैप्टर है। तो बहुत चैप्टर ही चैप्टर है, हर चीज का चैप्टर है। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है, तो अब अगर ये तीन चीजें आपने पढ़ ली, तो कोई भी टैक्स लॉ पढ़ लिया, टैक्स कब लगेगा, कितना लगेगा, कंप्यूटेशन और प्रोसीजर्स। जीएसटी पढ़ोगे, यही तीन चीज पढ़ोगे। इनकम टैक्स में भी यही तीन चीज पढ़ोगे। इनकम टैक्स कब लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन के दो वेरिएबल्स, वैल्यू एंड रेट, एंड प्रोसीजर्स। ये तीन चीजें ही इंटर, फाइनल, प्रोफेशन सब में। दीज आर दी थ्री थिंग्स ब्रॉडली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, इनकम टैक्स कब लगेगा, चार्ज। इनकम टैक्स कब लगेगा, एक बार मैं उसको पढ़ देता हूं, सो दैट यू विल हैव अ brief idea, and from the next lecture Sagar sir would continue in this, and he will explain the charging section, the provisions of the charging sections, and then I'll be coming up in between and talking about some of the points of it. So we'll be mixing up the topics and discussing. ठीक है, अब एक बस आखिरी बात मैं बता रहा हूं, क्लोजिंग रिमार्क है कि इनकम टैक्स कब लगेगा, है ना, बस दैट इज द रिमार्क। चार्ज एक बार इसलिए पढ़ देता हूं सो दैट यू हैव अ जनरल आइडिया ऑफ इट एज अ क्लोजिंग रिमार्क। सी इट, चार्ज सेक्शन 4, देयर आर 6 वेरिएबल्स। इनकम टैक्स कब लगेगा, कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी अ पर्सन। पर्सन क्या होता है, उसको आप एक हफ्ते तक पढ़ोगे, सेक्शन है 231। ठीक है, हर चीज की डिटेलिंग है। They say the devil lies in the details. The devil lies in the details. ठीक है, इनकम टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स बस खत्म, ऐसा नहीं, हर चीज डिटेल है। कितना डिटेल में अपने को जाना है वो अपने ऊपर है, और इंटर में जितना है उतना हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, देयर शुड बी अ पर्सन, पर्सन शुड अर्न इनकम। इनकम कमाओगे, पर्सन तो जैसे आप सब हो, पर इनकम टैक्स अभी शायद नहीं भर रहे हो, क्योंकि देयर हैज टू बी इनकम। आगे हो जाएगी इनकम, तब टैक्स भरोगे। इनकम क्या होती है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 में, वो भी आप 3-4 दिन पढ़ोगे। फिर उसके बाद आता है इनकम शुड नॉट बी एग्जम्प्ट। कुछ इनकम एग्जम्प्ट है, ज्यादा नहीं है, 70-80 इनकम एग्जम्प्ट है। ठीक है, अपने कोर्स में 15-20 इनकम है जो एग्जम्प्ट है, वो अपन पढ़ेंगे। एक आपको ऑलरेडी पता है, एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जम्प्ट है, बाकी बहुत सारी इनकम आपको बताई जाएंगी जो एग्जम्प्ट है। फिर अगला पॉइंट है, इनकम शुड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ इंडिया। अब भारत की सरकार कह रही है कि हम जर्मनी में जो कमाएगा उस पर टैक्स लेंगे। जर्मनी के लोग जो जर्मनी में कमा रहे हैं उस पर भारत की सरकार टैक्स मांग रही है। मांग सकती है क्या, नहीं मांग सकती। तो हमारा एक स्कोप है कि हम किससे टैक्स ले सकते हैं। तो इनकम शुड फॉल इन दी स्कोप ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर income of previous year shall be taxable in assessment year. So we will be explaining what is a previous year, what is an assessment year, that concept. And lastly, income shall be taxable at specified rates. So we will be explaining जैसे slab rate etc. तो ये 6 पॉइंट है। हर चीज को एक महीना करीबन आपको लगेगा सिर्फ चार्ज पढ़ने में। ये जो 6 पॉइंट लिखे, इट इज मोर देन अ मंथ्स टॉपिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Next time Sagar sir will be coming, right? Thank you very much.